आज जिस टॉपिक पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में मौसम गर्म होता है। इसी तरह से सर्दी के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है। जब आकाश में बादल छाते हैं तो बारिश होने की संभावना होती है और ऐसे मौसम में हम अपने साथ में रेनकोट या छाता अपने साथ लेकर के चलते हैं, जिससे कि मौसम जब प्रतिकूल हो और वर्षा होने लगे तो हम छाता या फिर रेनकोट से अपना बचाव कर सकें। जब भी हमारे रिश्तेदारों में कोई फंक्शन या फिर शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो हम सब अपने परिवार के साथ डिस्कस करते हैं कि किस मौसम में वो समारोह या शादी है और उसके अनुकूल हम कपड़ों का चुनाव कर सकें। टीवी, रेडियो आदि पर हम एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं। जब भी कोई खेल होने वाला होता है जैसे कि क्रिकेट, तब टीवी और रेडियो के माध्यम से एक्सपर्ट्स हमें मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि खेल बिगड़ न सके प्रतिकूल मौसम की समस्या के कारण। टीवी, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से हर दिन वेदर के बारे में जानकारी दी जाती है। मौसम का हमारे जनजीवन पर, हमारी प्रत्येक गतिविधि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब भी हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हम अपने साथ गर्म कपड़े ले जाते हैं और जब भी हम समुद्र तटों पर जाते हैं तब हम गर्म कपड़े नहीं लेकर के जाते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण गर्म नहीं होता है। Air in atmosphere always contains some water vapor. एयर में वाटर वेपर की मात्रा के मेजर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब भी एयर में वाटर वेपर की मात्रा अधिक होती है तो ह्यूमिडिटी अधिक होती है और जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम होती है तो एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है। जब भी एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है तो इसका मतलब है कि एयर ड्राई है और अगर ह्यूमिडिटी अधिक है तो एयर ह्यूमिड है। ह्यूमिडिटी को हम अक्सर परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अगर एयर में 100% ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब है कि एयर सैचुरेट है। अगर 50% ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब है कि लगभग हाफ अमाउंट वाटर वेपर की आवश्यकता है एयर को सैचुरेट करने के लिए। रेनफॉल यानी कि वर्षा, इसको हम रेन गॉज नामक यंत्र से मेजर करते हैं। यह बेसिकली एक सिलेंडर की तरह होता है जिसमें एक फनल लगा होता है और उस फनल के माध्यम से हम रेन वाटर को उसमें कलेक्ट करते हैं। जब रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है तब हम उसको मेजर करते हैं और इसका मेजरमेंट हम मिलीलीटर में करते हैं। जब भी किसी जगह वायु में टेम्परेचर अधिक होता है तो कहा जाता है कि आज तो बहुत गर्मी है, और जब भी टेम्परेचर कम होता है तो हम कहते हैं कि मौसम ठंडा है। जब ह्यूमिडिटी अधिक होती है तो हम कहते हैं कि एयर ह्यूमिड है। जब बारिश होती है तो हम कहते हैं कि अरे आज तो मौसम रेनी है।
हवा चलती है तो हम कहते हैं कि आज का मौसम तो विंडी है। यानी कि हम वेदर यानी मौसम की जब भी बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर की कंडीशन की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर स्थान पर। डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम with respect to the temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction, fog, clouds, rainfall, snowfall, etc. is called weather at that place at that time. जो भी फैक्टर्स जब वेदर को इफेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, स्नोफॉल, क्लाउड्स एक्सेट्रा। वेदर के कई प्रकार हैं, जैसे कि हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, फॉगी, ड्राई, ह्यूमिड, रेनी एक्सेट्रा। वेदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जो हर समय बदलता रहता है। कभी भी 2 दिन एक जैसा वेदर नहीं होता है। वेदर प्रतिदिन, प्रति सप्ताह बदलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप निकली है तो कुछ ही घंटों के बाद आकाश में बादल छा जाते हैं और पानी बरसने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कुछ मिनट तक लगातार तेज बारिश होती है और उसके कुछ देर के बाद ही खिली खिली धूप निकल आती है। वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है और इसको प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं है। वेदर के अनुसार ही डिपेंड करता है कि हम क्या कपड़े पहनेंगे, हमें क्या खाना है, हमें कहाँ जाना है, हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर जब नापा जाता है तो वो पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जिस समय होता है उसे कहा जाता है। जब टेम्परेचर सबसे कम होता है पूरे दिन में तो हम उसको मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। जब वेदर रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर आमतौर पर दोपहर के समय होता है और मिनिमम टेम्परेचर आमतौर पर सुबह के टाइम होता है। गर्मी के दिनों में जब हम दोपहर के समय बैठते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमको बहुत ही गर्मी लगती है और हम बहुत ही असहज महसूस करते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। वहीं जब हम सुबह के समय बहुत ही सहज फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उस समय मिनिमम टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हर रोज एक समान नहीं होते हैं, ये रोज बदलते रहते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, क्लाउड्स, रेनफॉल, स्नोफॉल एक्सेट्रा को हम लगातार मॉनिटर करते हैं तो हम एडवांस में मौसम के बारे में जान सकते हैं।
Prediction of weather in advance is called weather forecasting. हमारे साइंटिस्ट लगातार प्रतिदिन वेदर के बारे में रिपोर्ट्स की डेटा को कलेक्ट करते हैं. The scientific study of weather is called meteorology, and the scientists who study about weather forecasting and work for weather forecasting, they are known as meteorologists. हर रोज समाचार पत्रों से हम मौसम की जानकारी लेते हैं. टीवी, रेडियो और आजकल तो मोबाइल फोन्स के द्वारा भी हम मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं. डेली वेदर रिपोर्ट्स में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में जानकारी दी जाती है. सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्र अस्त के बारे में भी जानकारी दी जाती है. वेदर रिपोर्ट्स को मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा वैज्ञानिक, जिन्हें कि मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है. मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा टेम्परेचर, सनशाइन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, प्रेशर, स्नोफॉल, रेनफॉल एक्सेट्रा की डेटा को कलेक्ट करके रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी साल भर बदलता रहता है. गर्मी के दिनों में सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त देर से होता है. वहीं ठंडी के दिनों में सूर्योदय देर से होता है और सूर्यास्त पहले हो जाता है. यानी कि गर्मी के दिन और ठंडी के दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एकदम विपरीत होता है और गर्मी के दिनों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दी के दिनों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं. अलग अलग स्थानों पर मेटीरियोलॉजिस्ट वेदर को रिकॉर्ड करते हैं. इन रिकॉर्ड्स को कई दशकों तक प्रिजर्व किया जाता है. यदि अगर हम एवरेज वेदर पैटर्न को एक लंबे समय तक, जैसे कि 25 साल तक के रिकॉर्ड को, उस स्थान का क्लाइमेट कहा जाता है. यानी कि लंबे समय तक अगर हम वेदर की रिपोर्ट्स को और उसके पैटर्न को जान ले तो हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में स्वतः ही जान जाएंगे. उदाहरण के लिए, ज़्यादातर अगर किसी स्थान का टेम्परेचर बहुत गर्म और वहाँ पर की जो एयर है वो अगर ह्यूमिड है तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होगा. और ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है. पोलर रीजन्स में इसके विपरीत बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि ठंड पड़ती है और वहाँ का एयर जो है वो ड्राई होता है. विश्व में 4 तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं. सबसे पहला है पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट. सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर क्लाइमेट की. पोलर क्लाइमेट में मौसम अत्यधिक ठंडा होता है. वहाँ पर पानी भी बर्फ की तरह ठंडा होता है और कभी कभी तो बर्फ की परतें भी जम जाती हैं. वहाँ की वायु जो है, वहाँ में वाटर वेपर की मात्रा बहुत कम होती है और इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड ड्राई होता है. टेम्परेट क्लाइमेट. टेम्परेट क्लाइमेट उन स्थानों पर होता है जहाँ पे मॉडरेट हॉट एंड मॉडरेट ड्राई टेम्परेचर क्लाइमेट होता है. यहाँ
ये उन स्थानों पर पाया जाता है ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। साथ ही न तो ज़्यादा रेनफॉल होता है न ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है। दोनों ही प्रकार के मौसम मध्यम होते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है और बारिश भी अच्छी होती है। यहाँ की एयर ह्यूमिड होती है और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड होता है। और लास्ट है डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट में वो क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है और वर्षा लगभग न के बराबर होती है, यानी कि वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है। किसी भी स्थान का क्लाइमेट वहाँ की पृथ्वी की पोजीशन और सूर्य की दूरी पृथ्वी से इस पर तय होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्लाइमेट होता है क्योंकि पृथ्वी की दूरी एक जैसी नहीं होती है। इसके साथ ही पृथ्वी का पोजीशन भी बदलता रहता है सूर्य के हिसाब से, और सूर्य की किरणें पृथ्वी के हर जगह एक जैसी अनुरूप नहीं होती हैं। जैसे कि पोलर रीजन्स में सूर्य की मैक्सिमम दूरी है और सूर्य की किरणें वहां पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में ही बहुत ज्यादा हीट को लूज कर देती हैं, इसलिए वहां अत्यधिक ठंडी पड़ती है। ट्रॉपिकल रीजन्स जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं वहां बहुत तेज किरणें पड़ती हैं और इसलिए वहां पे गर्मी अधिक पड़ती है। ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स में क्लाइमेट एकदम विपरीत होता है। जो फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर अगर अधिक होगा और रेनफॉल भी अधिक होगा तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। अगर टेम्परेचर अधिक है और रेनफॉल कम है तो वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा। इसी तरह से एक दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड, यानी कि माउंटेन्स के ऊपर जैसे जैसे हम हाइट्स पर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कूल होता जाएगा, और समुद्र से अगर नज़दीक का एरिया है, जैसे कि समुद्र तटों के आसपास का एरिया अगर हम लोकेट करें तो वहाँ पर मौसम न तो ज़्यादा गर्म होगा न ही ज़्यादा ठंडा होगा। उदाहरण के लिए श्रीनगर का क्लाइमेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। वहाँ पर न तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर बहुत ही हॉट है और वेट क्लाइमेट है, और राजस्थान में टेम्परेचर हॉट और ड्राई होता है। क्लाइमेट ही तय करता है कि अडेप्टेशन किस तरह का होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स हों या प्लांट्स, दोनों पर ही क्लाइमेट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट में तभी सरवाइव कर पाते हैं जब वहां का क्लाइमेट उनके अनुकूल हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए प्रभावी होते हैं, और जो स्पेशल फीचर्स उनमें होते हैं जिससे वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जीवन यापन कर पाते हैं उसे हम अडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। अडेप्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स को हेल्प करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस में स्टैंड करने के लिए, फूड ऑब्टेन करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, सांस लेने में, शिकार करने में आदि। जैसे कि उदाहरण के लिए पोलर बियर में फर की 2 थिक लेयर्स होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी का हीट लॉस बहुत ही कम होता है
और वो अत्यधिक ठंड में भी सरवाइव कर पाते हैं। इसी तरह से पेंगुइन्स में भी पोलर बियर की तरह ही थिक लेयर ऑफ फर होती है और वो अत्यधिक ठंड में अपने आप खुद की रक्षा कर पाती हैं। अब हम कुछ एनिमल्स और की अडेप्टेशन के बारे में जानेंगे और दो तरह के अडेप्टेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पोलर रीजन्स में किस तरह का अडेप्टेशन होता है। पोलर रीजन्स में एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है और साल भर वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। लगभग 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। आसपास का जो महासागर होता है वहाँ पर बर्फ की परत जमी होती है, लगता है कि जैसे बर्फ की चादर पड़ी हो। वहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे होता है। एनिमल्स जो पोलर रीजन में अडेप्टेड हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनकी चमड़ी मोटी होती है और उनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, बिग क्लॉज होते हैं, बिग पॉज होते हैं, उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, फर की लेयर होती है, रंग उनका सफ़ेद होता है, इस तरह से। और उदाहरण के लिए पोलर बियर्स और पेंगुइन्स। पोलर बियर्स हमारे उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं और पेंगुइन्स दक्षिणी ध्रुव में निवास करती हैं। आइए जानें कुछ अडेप्टेशंस पोलर बियर्स की जो हमारे उत्तरी ध्रुव में निवास करते हैं। मछली और सील इनका प्रमुख भोजन है। इस ठंड में वो इन अडेप्टेशंस के द्वारा सरवाइव करते हैं। सबसे पहले तो उनका रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग होने की वजह से बर्फीले प्रदेशों में शिकारी उनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका रंग बर्फ से मैच करता है और इसलिए वो अपनी रक्षा कर पाते हैं। इसी तरह से जो उनका शिकार है उसको भी समझ में नहीं आ पाता है कि आसपास पोलर बियर है और पोलर बियर आराम से अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम हो पाता है। पोलर बियर में 2 परत मोटी फर की लेयर होती है। इसके वजह से बॉडी से हीट लॉस नहीं हो पाता है और वो अत्यधिक ठंड में सरवाइव कर पाते हैं। पोलर बियर्स में स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है और इसकी वजह से वो अपनी बॉडी को गर्म रखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हीट का लॉस नहीं हो पाता है। पोलर बियर्स बहुत अच्छे तैराक होते हैं और इससे वो अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते हैं। पोलर बियर्स के जो फीट हैं वो बहुत ही चौड़े और बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये बर्फ पर आसानी से चल पाते हैं और ये ठंड से अपना बचाव कर पाते हैं। पोलर बियर्स में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। इससे ये अपने शिकार को लोकेट कर पाते हैं और उन्हें कैच कर पाते हैं। राउंडेड बॉडी होने की वजह से ये कम सरफेस एरिया में अपनी बॉडी को अकोमोडेट कर लेते हैं और हीट का लॉस नहीं हो पाता है और अत्यधिक ठंडी में अपना बचाव कर पाते हैं। आइए अब जानें पेंगुइन्स के कुछ अडेप्टेशंस। पेंगुइन्स दक्षिणी ध्रुव पर निवास करती हैं और ये ऐसी समुद्री पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकती। ये अपने भोजन के लिए मछलियों पर निर्भर करती हैं। इनका रंग ब्लैक एंड वाइट होता है, फिर भी ये बर्फ के सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ अपने आप को मर्ज कर लेती हैं। पोलर बियर्स की तरह ही पेंगुइन्स में भी फर की
मोटी परत होती है, जिसकी वजह से हीट का लॉस नहीं हो पाता है, और हीट का लॉस नहीं हो पाने की वजह से ये अपने आप को अत्यधिक ठंड से बचा पाती हैं। पेंगुइन्स में भी फैट की लेयर होती है उनकी स्किन के जस्ट नीचे, और इसकी वजह से अगेन हीट का लॉस नहीं हो पाता है और ये अत्यधिक ठंड में अपना बचाव कर पाती हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, विंग्स फ्लिपर्ड होते हैं और वेब्ड होते हैं इनके फीट, जिससे ये बहुत अच्छी तैराक होती हैं और अपनी शिकार को आसानी से पकड़ पाने में समर्थ होती हैं। पोलर बियर्स और पेंगुइन्स का एक सबसे खास अडेप्टेशन ये है कि वो हमेशा समूह यानी कि भीड़ भाड़ में रहती हैं, और भीड़ भाड़ में रहने की वजह से पेंगुइन्स को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है और उनके पूरे समूह में गर्माहट बनी रहती है और अत्यधिक ठंड में सरवाइव कर पाती हैं। पोलर बियर और पेंगुइन्स की तरह ही कुछ और एनिमल्स हैं, जैसे कि मस्क, ऑक्सन, वेल्स, सील्स, रेनडियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, कुछ और भी तरह के फिशेस हैं, बर्ड्स हैं जो हमारे ध्रुवों पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन यानी कि प्रवास। ये वो प्रोसेस है जिसमें बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर हजारों मीलों का सफर तय कर एक सीजन से अपने अनुकूल हैबिटेट में जाती हैं, वहां पर प्रवास करती हैं और जब फिर सीजन बदलता है तो अपने नेटिव स्थान पर वापस आ जाती हैं। ठंड से बचने के लिए जब पक्षी हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके एक हैबिटेट से सफर कर दूसरे हैबिटेट पर आती हैं और फिर जब मौसम बदलने लगता है तो वापस अपने पूर्व स्थान पर चली जाती हैं, तो इस तरह से वो अपने शरीर का बचाव कर पाते हैं। ऐसी बर्ड्स जो ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों में प्रवास करती हैं और सीजन बदलने में वापस अपने स्थान पर लौट जाती हैं, ऐसी बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे इंडिया में हर साल साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। जब साइबेरिया में अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है तब साइबेरियन क्रेन वहां से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया में आती हैं और यहाँ पर प्रवास करती हैं। जब वापस इंडिया में मौसम बदलने लगता है, गर्मी का मौसम आने लगता है, तब ये पक्षी फिर से हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके साइबेरिया यानी कि अपने पूर्व स्थान पर वापस चली जाती हैं। भारत में जहां ये निवास करती हैं उसमें मुख्य स्थान है भरतपुर राजस्थान में और हरियाणा में सुल्तानपुर। बर्ड्स की तरह ही कुछ फिशेस और इंसेक्ट्स भी सीजनली माइग्रेट करते हैं और जब अनुकूल मौसम आ जाता है तो अपने यथास्थान वापस चले जाते हैं। हमारा दूसरा है अडेप्टेशन का जो मुख्य पार्ट, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है, जहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तेजी से पहुंचती हैं, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी यहां पर सबसे कम होती है। यहाँ का क्लाइमेट अत्यंत गर्म होता है और यहाँ बारिश भी बहुत अच्छी होती है। बारिश बहुत अच्छी होने के कारण यहाँ का वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है। बारिश होने की वजह से यहाँ बहुत सारे जंगल भी पाए जाते हैं,
जिसे हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। रेन फॉरेस्ट में निवास करने वाले मुख्य जानवर हैं लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, एप्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, मंकीज एक्सेट्रा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की ज़्यादा वैरायटी होने के कारण इनका अडेप्टेशन ऐसा है कि ये अलग अलग तरह का खाते हैं और इनके शेल्टर्स भी अलग अलग होते हैं और इसकी वजह से इनका कॉम्पिटिशन्स फॉर फूड एंड शेल्टर ओवरकम कर पाते हैं। आइए अब कुछ जानवरों के बारे में जाना जाए जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से संबंधित हैं और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अडेप्टेशंस इन बिग कैट्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा को हम बिग कैट्स के नाम से जानते हैं। ये कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं और उनका शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसकी वजह से ये अपने आसपास के शिकार को बहुत ही आसानी से पहचान पाते हैं स्मेल करके और उन्हें कैच कर पाते हैं अपने आहार के लिए। बिग कैट्स का रंग येलो ब्राउन कलर होता है। लॉयन का रंग जैसे येलो ब्राउन कलर होता है, साथ ही टाइगर की बॉडी में येलो ब्राउन कलर के साथ ही ब्लैक पैचेस होते हैं। इसकी वजह से ये जंगल में आसानी से छिप जाते हैं और अपने शिकार को ये बहुत ही आसानी से देख पाते हैं और जो इनका शिकार करने के लिए आते हैं यानी कि शिकारी, उनसे ये अपने आप की रक्षा कर पाते हैं छुपकर। इनकी आंखें हेड के फ्रंट में होती हैं और इसकी वजह से ये अपने शिकार को लोकेट करने में समर्थ होते हैं। साथ ही इनकी आईसाइट बहुत तेज होती है और आईसाइट तेज होने की वजह से ये रात में भी अपने शिकार को देख पाते हैं और उनका शिकार कर पाते हैं। इनके क्लॉज जो है बहुत ही शार्प और मजबूत होते हैं जिससे कि ये अपने प्रे को आसानी से दबोच पाते हैं और अपने आहार के लिए उनको कैच कर पाते हैं। आइए अब बात करते हैं एलिफेंट्स की, जो कि बहुत बड़ा होता है और इनके अडेप्टेशंस में सबसे पहला जो हम सब जानते हैं वो है इनकी सूंड या जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं। ट्रंक की मदद से ये स्मेल करते हैं, साथ ही टहनियों से अगर पत्ते तोड़ने हों, अपना भोजन ग्रहण करना हो तो ट्रंक की मदद से ये अपनी मुंह तक अपना भोजन पहुंचाते हैं। पानी पीने के लिए ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं और ट्रंक का इस्तेमाल नहाने के लिए भी करते हैं। दूसरा अडेप्टेशन है इनका टस्क, यानी कि बिग पॉइंटेड टीथ। जो बड़े बड़े दांत हमें हाथी में दिखाई देते हैं उन्हें हम टस्क कहते हैं और ये इंसिजर्स होते हैं। हाथी में 4 मोलर टीथ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इंसिजर्स की मदद से ये अपने शत्रु से फाइट करने में आसानी महसूस करते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और बड़े कान होने से इनका सबसे बड़ा फायदा होता है ये धीमी से धीमी आवाज को भी सुन पाते हैं। धीमी से धीमी आवाज सुनने से अगर कोई आसपास शिकारी धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं तो ये जान जाते हैं और ये वहां से भाग पाते हैं अपना बचाव करने के लिए। बड़े कान होने का दूसरा फायदा ये है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये अपने कानों से फ्लैप करते हैं
और उससे ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और लास्ट एनिमल जिसके बारे में अब हम बात करेंगे वो है मंकी, जो हमारे आसपास आसानी से दिख जाता है। इसका आकार मध्यम होता है और ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में निवास करता है। ये बहुत ही एक्सपर्ट क्लाइंबर होता है, जो यहां से वहां एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कूद करके निवास करता है। इसकी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग टेल होती है, जिससे वो टहनियों को ग्रास्प कर पाता है, और इनकी पूंछ एक एक्स्ट्रा हैंड की तरह काम करती है। इनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है, जिससे ये ब्रांचेस के बीच से दूर तक देख सकते हैं और अपने आप को शिकारियों से बचा सकते हैं। आमतौर पर फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, रूट्स और इंसेक्ट्स को ये खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो ये था आज हमारा वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशंस इन एनिमल्स के बारे में चर्चा का विषय। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 2 दिसंबर है और आज के दिन हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसीलिए आज के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद है हवा, पानी और मिट्टी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी फैलने से रोकना, और इसके लिए लोगों को जागरूक करना, जिससे कि प्रदूषण के खिलाफ हम जंग लड़ सकें। प्रदूषण आज पूरे विश्व की समस्या बन चुका है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन हो या भारत। हर जगह मानव प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है, जिससे लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण प्रकृति की देन नहीं है, ये मानव के क्रियाकलापों के कारण से जन्मी है और पृथ्वी का संतुलन को बिगाड़ रही है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण ले कि हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ेंगे। आसपास के अपने घर के साथ साथ आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे और एक स्वच्छ विश्व का फिर से निर्माण करेंगे। आज का परिचर्चा आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ मैं शीला चतुर्वेदी आप सबको नमस्कार पुनः करती हूँ। धन्यवाद।